भाई 2024 के चुनाव में होने क्या वाला है? बीजेपी 400 पार जाएगी, 300 पार जाएगी, 200 से नीचे रह जाएगी, होगा क्या? दरअसल बीजेपी की शुरुआत तो 400 पार के नारे के साथ हुई थी। नैरेटिव भी मीडिया ने ऐसे ही बनाना शुरू किया था। चुनाव से पहले आने वाले सर्वे, एग्जिट पोल, तमाम जो ये तामझाम है, ये भी यही बता रहे थे। किसी भी सर्वे एजेंसी को उठा के देखिए, शुरू करते थे बीजेपी पीछे पीछे पीछे, और करते करते आखिरी फेज पे आते आते उसे आगे बढ़ा देते थे। चुनाव से पहले ये सब चल रहा था। विपक्ष को टारगेट किया जा रहा था। नाम इंडिया क्यों रखा, इंडिया से क्या बनता है, कितनी पार्टियां हैं, कितनी नहीं है, आपस में लड़ाई है, झगड़ा है, ये तमाम चीजें विपक्ष को डिरेल करने के लिए लगातार होती रही। इतने लोग आपके साथ नहीं है, इतने आपके खिलाफ हैं, कैसे होगा, तामझाम कैसे बनेगी, बात कुछ नहीं। आखिरकार चुनाव आ गया। पहला फेज का चुनाव हुआ, दूसरे फेज का चुनाव हुआ, उसके बाद सारे गणित, सारे प्री पोल जो सर्वे थे वो सब के सब धरे रह गए, क्योंकि जनता ने इस बार चुनाव लड़ा। विपक्ष को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। दरअसल विपक्ष तो एक अल्टरनेट के तौर पर जनता के सामने था कि अगर बीजेपी जाएगी तो विपक्ष में कौन सा गठबंधन है जो आएगा, बस यह अल्टरनेट था। और जनता ने चुनाव लड़ना शुरू किया। पहले और दूसरे फेज में उसने बता दिया कि बीजेपी 400 पार तो जा नहीं रही है, जो उसके पास है मौजूदा वो भी बचा ले तो बहुत बड़ी बात होगी। और उसके बाद से 400 पार किसी बीजेपी के नेता ने तो कम से कम नहीं कहा। प्रधानमंत्री तो भूल ही गए। अब 6 चरण का जब चुनाव हो गया है तो अब ये नारा तो सुनाई नहीं दे रहा। इसलिए जनता ने फैसला कर लिया था कि बीजेपी को 2019 से पीछे लेकर जाना है। और यह समीकरण मीडिया के गले से उतर नहीं रहा था। जनता वोट कर रही थी, बता रही थी कि हम तो इस वक्त विपक्ष के साथ जा रहे हैं और बीजेपी का जो नैरेटिव है उसको हम तोड़ रहे हैं। तो मीडिया कह रहा था ऐसा हो नहीं सकता, कुछ भी हो, पार तो 400 के बीजेपी जाएगी। आखिर में मीडिया भी ये मानने लगा कि भाई 400 पार नहीं होगा, तो 300 पर आकर मीडिया अटक गया। यानी कुल मिलाकर सत्ता तो बीजेपी की बना ही रहा है मीडिया। ऐसे में सर्वे एजेंसियों का टकराव भी हो रहा है। और इन तमाम चीजों के बीच में कोई सर्वे एजेंसी इस टकराव के बावजूद यह हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि वो बता पाए कि बीजेपी 300 के नीचे आ भी पाएगी या नहीं आ पाएगी। इन तमाम समीकरणों के बीच में सीएसडीएस ने एक हिम्मत करके दिखाई। दरअसल सीएसडीएस के संजय कुमार अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जा रहे हैं, आज तक पर भी गए और कई और चैनल्स पर गए। वहां उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि बीजेपी 2019 वाली स्थिति में नहीं है, इसलिए उन्हें 2019 जैसी सीटें नहीं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि 400 पार तो सिर्फ एक नारा था, 300 तक पहुंचना कठिन है। यह कहना था कि गोदी मीडिया में एक हलचल सी हो गई, कंपन सा आ गया कि आखिर यह कह क्या दिया। दरअसल उन्होंने यह भी बताया कि बीजेपी से गलती कहां हुई। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सबसे बड़ी गलती यह है कि उन्होंने मान लिया था कि राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह के बाद विपक्ष समाप्त हो जाएगा, लहर चढ़ जाएगी, हर तरफ मोदी मोदी हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आशुतोष भी पहुंचे थे। उन्होंने भी साफ कर दिया कि बीजेपी 2019 से नीचे जाएगी। कर्नाटक, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे वो राज्य जहां बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ था, वहां उसकी सीटें कम होंगी, लेकिन बीजेपी कर्नाटक, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में घट रही सीटों को किसी दूसरे राज्य से कवर भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि दूसरे राज्य में उसके पास इतनी सीटें हैं नहीं कि वो वहां अपने आप को सरवाइव कर पाए। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां पर बीजेपी का आंकड़ा 0 है। ऐसे में आशुतोष ने कहा कि अगर बीजेपी तमिलनाडु में एक सीट जीतकर 100% अपने आप को बता ले तो वो उसके लिए गर्व की बात हो सकती है, लेकिन इससे सीटों के समीकरण पर असर नहीं पड़ेगा। 400 सीटों की बहस तो अब खत्म हो गई है। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी 272 सीटों का बहुमत का आंकड़ा लाएगी या नहीं, और अगर सरकार बनाएगी तो क्या जो उसके एनडीए के दूसरे एलाइज हैं, जिनको बीजेपी ने पहले से ही बहुत कम सीट दे रखी हैं, गिनी चुनी 2.5 के आंकड़ों में जो सीटें दे रखी हैं, उनमें से वो कितनी जीतते हैं, और उनमें से क्या कुछ लोग टूटकर इंडिया गठबंधन की तरफ जा सकते हैं अगर
इंडिया गठबंधन को बहुमत के लिए लोगों की जरूरत पड़ी। CSD से जुड़े चुनाव विश्लेषक संजय कुमार का कहना है कि भाजपा को लेकर जनता के बीच नाराजगी है। संजय कुमार ने साफ तौर पे कहा कि 4 चरण की वोटिंग के बाद ये नतीजे आने लगे थे कि बीजेपी राम मंदिर को लेकर जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही थी वो नजर नहीं आ रहा था और इसी ने बीजेपी को भटका दिया। बीजेपी कभी मंगलसूत्र, कभी भैंस, कभी ताला, इस तरह के मुद्दों पर जाने लगी। कभी बढ़ती हुई आबादी, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, इन तमाम मुद्दों पर जब बीजेपी जाने लगी और खुद प्रधानमंत्री तो मुजरे तक आ गए, तो इन तमाम चीजों का मतलब यह है कि बीजेपी का शुरू से सेट किया हुआ नैरेटिव टूट गया और वो नेशनल नैरेटिव नहीं बन पाया। आशुतोष ने साफ तौर पे इस चर्चा के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री हर बार चुनाव में एक नेशनल नैरेटिव सेट करते थे, लेकिन इस बार वो नाकाम रहे, बीजेपी नाकाम रही। कोई एक नेशनल नैरेटिव तय नहीं हो पाया, सेट नहीं हो पाया। हर राज्य के अपने मुद्दे, लोकल इशू ज्यादा हावी हो गए, जिसका नतीजा यह है कि जो जीते हुए उम्मीदवार बीजेपी के थे, जीते हुए जो सांसद थे, जीती हुई जो बीजेपी की सीटें थी, वहां पर लोकल इश्यूज ने बीजेपी को एक तरह से हार के नजदीक लाकर खड़ा करने की कोशिश कर दी है, मुश्किल बढ़ा दी है। इसलिए बीजेपी की राह और मुश्किल होती गई। नेशनल नैरेटिव के सहारे प्रधानमंत्री का चेहरा बहुत जोर से चमकता था, लेकिन जब कोई नेशनल नैरेटिव ही सेट नहीं हो पाया, हर राज्य के अपने इश्यूज, लोकल पार्टीज के प्रभाव के चलते हर राज्य में वोट पड़े, जातीय समीकरण और संविधान को बचाने की मुहिम जो विपक्ष ने छेड़ी उसको भी बल मिला, विपक्ष अपने मुद्दों पर डटा रहा, बीजेपी के मुद्दे हर फेस में बदलते चले गए, भाषण बदलते चले गए, भाषा बदलती चली गई, तो समझ लीजिए कि जो नैरेटिव बीजेपी सेट कर लेती थी उसमें वो नाकाम रह गई। अब देखना होगा कि बीजेपी 300 के पार जाने की जो बात अब कही जा रही है, 270 के आसपास पहुंचने की जो बात कही जा रही है, वो आखिरी फेज के बाद कितना ठहर पाती है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है, हर सीट पर विपक्षी खेमे ने जो उम्मीदवार उतारे हैं उसने तमाम समीकरणों को, तमाम मुद्दों को धराशायी कर दिया है।